इधर देखो। हाँ भाई, कल अपन वायु प्रदूषकों के बारे में अपन बात कर रहे थे। वायु प्रदूषकों के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कुछ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया, CFC, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन गैस, ठीक है, SO2, और कुछ मात्रा में अपन ने निलंबन कणिका में पदार्थ यानी कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर्स के बारे में अपन ने देखा था। उसके बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में अपन ने थोड़ा सा जानकारी ली थी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसी के अंदर प्रदूषण वाला जो चैप्टर चल रहा है, इसी में वायु प्रदूषण के अंदर एक वर्ड और आ जाता है, टर्म एरोसोल। क्या होता है एरोसोल? कुछ ही नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। वायु के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? वायु की अपन बात कर रहे हैं। वायु के अंदर मैंने कहा था अवांछनीय कुछ मात्रा के अंदर कोई पदार्थ मिल जाता है, ठीक है। तो वायु के अंदर छोटे छोटे कणों का, ठीक है, या वायु के अंदर किसी भी छोटे कण यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वो आपके ठोस भी हो सकता है, वो आपके द्रव के रूप में भी हो सकता है। इन कणों का समावेश ही क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। वायु के अंदर किसी भी चीज का, छोटे पदार्थों का समावेश क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। ये छोटे कण होते हैं, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के होते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? आपके ठोस भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। लिक्विड या ठोस की फॉर्म में छोटे छोटे कण वायु के अंदर मिल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। क्लियर है? सिंपल सी बातें हैं। इसी के अंदर थोड़ा सा बच गया था, अगर पूछ ले कभी तो बता सकते हो। हवा में सूक्ष्म कणों, सूक्ष्म कणों कोई सा भी हो सकता है, ठोस अथवा द्रव। हवा में सूक्ष्म कणों का समावेश एरोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? एरोसोल कहलाता है। अब वायु प्रदूषण के लिए जो कोई कानून वगैरह बने, उन कानूनों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, तो वो मैं अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में एक साथ डिस्कस कर लेंगे अपन, ना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जिनका भी कोई जो कानून बने ना, वो अपन एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ेंगे जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्या है आपका? जल प्रदूषण। आगे कर दूं इसको? इकोटोन क्या होता है? इकोटोन क्या होता है? हाँ, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। बस ऐसे ही, इसी प्रकार से कि ये वर्ड था एरोसोल, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे चले। नेक्स्ट है आपका जल प्रदूषण। कौन सा? जल प्रदूषण की अपन बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन तो वही रहने वाली है, वो लिखाने का कोई जरूरत थोड़ी है भाई। जल के अंदर अनावश्यक या अवांछनीय तत्वों का समावेश, जिसकी वजह से जल का भौतिक, रासायनिक या जैविक स्वरूप परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका जल प्रदूषण कहलाता है। सब में एक ही डेफिनेशन चलेगी, डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं आप लोगों से, ठीक है ना। डेफिनेशन वही रहने वाली है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, अपन से जहां से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वो चीजें अपन पढ़ेंगे। अपन बात करते हैं जल प्रदूषण के अंदर। हाँ भाई, एरोसोल। हाँ, समझाऊं? वायु के अंदर छोटे छोटे कणों का मिल जाना एरोसोल कहलाता है। अब वो छोटे कण ठोस भी हो सकते हैं और द्रव्य भी हो सकते हैं, हाँ, ठीक है। इधर देखो, जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं अपन। देखते हैं कि जल के अंदर कुछ मात्रा में भारी धातुएं मिल जाने की वजह से क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। जल प्रदूषण अलग अलग प्रकार से हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे तरीके से हो सकता है। जल के अंदर आप कूड़ा कचरा डाल दो, कोई भारी धातु डाल दो, ठीक है, उसका टेस्ट चेंज कर दो, गंदलापन कर दो, मिट्टी पिट्टी डाल दो, किसी प्रकार से जल प्रदूषित हो सकता है, ठीक है। अपन को ये देखना है कि धातुओं की वजह से, किसकी वजह से? भारी धातुओं की वजह से। भारी धातुओं की वजह से क्या हो गया? जल प्रदूषित हो जाता है, उनकी वजह से कुछ बीमारियां अपन को हो जाती है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारी धातु की। किसकी? भारी धातु की। तो जल के अंदर, जल के अंदर भारी धातुओं, भारी
धातुओं के समावेश से जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषित, चैप्टर प्रदूषण ही चल रहा है, उसके अंदर वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अब अपन के सामने एक टर्म आया भारी धातु। कौन सी टर्म आई? भारी धातु। कि भाई भारी धातु कौन सी होती है? भारी धातु कौन सी होती है? कोई बता सकता है भारी धातु कौन सी होती है? तो वे धातुएं जिनका जो घनत्व होता है, क्या घनत्व, यदि 5 ग्राम पर सीसी से ज्यादा हो, 5 ग्राम पर सीसी से ज्यादा हो तो उनको क्या कहा जाता है? भारी धातुएं कहा जाता है। क्लियर है? वे धातुएं जिनका घनत्व, घनत्व जानते हो ना क्या होता है? डेंसिटी तो इंग्लिश में बोलते हैं घनत्व को, घनत्व क्या होता है ये पूछ रहा हूं है? घनत्व का मतलब नहीं पता? घनत्व का मतलब होता है, जैसे कि ये घनत्व है तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? m/v। m क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। आयतन अगर हिंदी में बात करें तो द्रव्यमान बटा आयतन, यही होता है ना। यानी कि अगर आयतन को मैं फिक्स कर दूं कि आयतन तो मेरे पास इतना ही है, आयतन को मैंने यदि क्या कर दिया, घनत्व को देखो समझो सिंपल सी भाषा में, आयतन तो मेरे पास इतना ही है। आयतन का मतलब क्या होता है? जगह, जिस जगह के अंदर वो रखा हुआ वही आयतन हुआ। लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, यही आयतन होता है ना। आयतन तो मैंने कर दिया फिक्स, मान लो एक पात्र ले लिया कोई सा भी। अब उसके अंदर अपन को तोलना है क्या? द्रव्यमान। जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर आयतन को मैंने फिक्स कर दिया तो उस फिक्स बर्तन के अंदर जो भी चीज मैं डाल रहा हूं उस चीज का यदि वेट ज्यादा है तो उसका घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यही घनत्व होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसके अंदर मैं पानी भर दूं तो उसको तोलूं तो पानी का वजन आ गया। ठीक है, एकांक आयतन के अंदर, आयतन एकांक ले लिया, एकांक का मतलब उसकी जो डायमेंशंस है वो एक है। एक का मतलब कोई एक या तो सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एक लेना है, मतलब एक ही तो ऊंचाई है, एक ही लंबाई है, एक ही चौड़ाई है। यानी कि एकांक कोई सा भी, चाहे मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसी उसकी यूनिट आ जाएगी। जैसे सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सीसी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक एक सेंटीमीटर में अपन बात करते हैं। किस में बात कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर लंबा, इस प्रकार का कोई बर्तन है, उसके अंदर अपन ने वो धातु को भरा है और उसका वजन यदि 5 ग्राम आ रहा है तो उसका डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 5 ग्राम पर सीसी हो जाएगी। ये इसका मतलब होता है घनत्व का मतलब। ठीक है, इसके अंदर भारी चीज भर दी तो ज्यादा वजन हो जाएगा, तो भारी धातुओं का डेंसिटी ज्यादा होती है, अपन को पता है। ठीक है, एक तो इसके अंदर पानी भर दूं, एक इसके अंदर भाटा धर दूं, तो किसका डेंसिटी ज्यादा होगी? पानी की कि भाटे की? भाटे की होगी ना। इसके अंदर पानी भर दूं या पारा भर दूं, पारा जानते हो ना, गाढ़ा गाढ़ा सा, वो अगर मैं भर देता हूं इसके अंदर तो वो ज्यादा भारी होगा कि ये ज्यादा भारी होगा? पानी पारा होगा। इसलिए अपन देखते हैं पारा 13.6 ग्राम पर सीसी होता है ना, तो उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं घनत्व की। अगर घनत्व यदि किसी का 5 ग्राम पर सीसी से ज्यादा आ रहा है तो वो उसको अपन क्या मान करके चलते हैं? भारी धातुएं मान करके चलते हैं। क्लियर है? अब अपन बात कर रहे हैं भारी धातुओं में 2 प्रकार की होगी। कैसी होगी? एक तो होगी टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहरीली। ठीक है, एक होगी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक का मतलब क्या हुआ? बिना जहरीली, मतलब वो बात उसके अंदर रहेगी तो वो अपने शरीर को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। एक तो था जहर ही दे दिया, ठीक है, उसकी थोड़ी सी भी मात्रा ज्यादा डाल दी तो वो जहर का काम करेगा अपने शरीर के अंदर, तो वो तो क्या हो गया? टॉक्सिक। एक है नॉन टॉक्सिक। तो भाई टॉक्सिक तो कौन सी होती है और नॉन टॉक्सिक कौन सी होती है? ठीक है, तो टॉक्सिक की अपन बात करते हैं तो उसमें जो पारा होता है आपका Hg, पारा Hg होता है ना, ये कैसी धातु है आपकी? टॉक्सिक है। कैसी है? टॉक्सिक। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं Cd, कैडमियम, कैडमियम भी क्या है आपकी? टॉक्सिक धातु है। कैडमियम के बाद अपन बात करें Pb, ठीक है, Pb मतलब लेड, लेड मतलब सीसा, लेड कह लो या सीसा कह लो, ठीक है, लेड या सीसा, तो Pb भी क्या है आपकी? टॉक्सिक है। इसके अलावा आर्सेनिक,
AS, आर्सेनिक भी क्या है आपकी, टॉक्सिक है। क्या है, टॉक्सिक है। इसके अलावा बेरिलियम, Ba, बेरिलियम, ये भी क्या है आपकी, टॉक्सिक धातुएं हैं। क्या है, टॉक्सिक धातुएं हैं। यानी कि पारा हो गया, कैडमियम हो गया, Pb हो गया, आर्सेनिक हो गया, बेरिलियम हो गया, इस प्रकार का यदि कोई आपका धातु अगर पानी के अंदर मिल रही है तो वो तो बहुत ज्यादा अपन को क्या पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं नॉन टॉक्सिक की। नॉन टॉक्सिक में अपन बात करते हैं तो जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, फ्लोराइड हो गया, फ्लोरीन, फ्लोराइड, ठीक है, आयरन हो गया, Fe, ये सब क्या है आपके कम टॉक्सिक है। कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। तो इस प्रकार की यदि धातुएं अपन को मिल रही है तो वो क्या है आपकी नॉन टॉक्सिक एलिमेंट्स है, तत्व कह सकते हो आप, नॉन टॉक्सिक एलिमेंट, ठीक है। एक टॉक्सिक एलिमेंट, एक नॉन टॉक्सिक एलिमेंट, ये तत्व अपन किस में मिल रहे हैं, पानी के अंदर। तो कितना, कौन सा ज्यादा नुकसान करेगा, ये तो इनकी मात्रा तो बहुत कम होनी चाहिए, इनकी मात्रा थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये दो प्रकार की चीजें होती है, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। अब अपन को देखना कि ये अगर पानी के अंदर उपलब्ध होते हैं तो उनकी वजह से अपन को कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन बात करते हैं, उतार बाद में लेना, अपन बात करते हैं सबसे पहले पारे की। कौन से की, पारा, Hg की बात कर रहा हूं मैं। पारे की अगर बात करते हैं तो पारा यदि आपके किसके अंदर है, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर पारे की मात्रा ज्यादा यदि हो गई, यानी कि पारे की जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.001, ठीक है। पारे की मात्रा कितनी तक सहन कर सकते हैं अपन, 0.001 mg पर लीटर। कितना, mg पर लीटर, ठीक है। यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर 0.001 मिलीग्राम, ठीक है। कितना सा है, 1 लीटर पानी के अंदर, यानी कि 1 लीटर की ये बोतल है, इसके अंदर पारा कितना हो सकता है, 0.001, तब तक ही अपन उसको टॉलरेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि हुआ तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा में हुआ तो कौन सा नुकसान पहुंचाएगा, तो इसकी वजह से अपन को एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम आता है मिनीमाटा। कौन सा रोग हो जाता है, पारे की वजह से मिनीमाटा रोग हो जाता है। मिनीमाटा रोग, भाई मिनीमाटा रोग का नाम मिनीमाटा क्यों है, और इसमें क्या होता है, इधर सुनो। जापान के अंदर एक झील थी, इधर सुनो मेरी बात, जापान के अंदर एक झील थी, उस झील का नाम था मिनीमाटा। जापान के अंदर एक झील का नाम था मिनीमाटा। उस झील के अंदर वहीं पे पास में कोई इंडस्ट्री वगैरह होगी, उस इंडस्ट्री के अंदर से पारा निकलता था, वो पारा आकर के उस झील में आकर के मिल जाता था। तो वहां पे आसपास जितने भी लोग रहते थे वो उस झील के पानी का उपयोग किया करते थे। जब उनके पानी का उपयोग किया करते थे तो थोड़े बहुत दिनों बाद में अपन ने देखा कि लेवल जो है इस लेवल से ज्यादा हुआ। ऑब्वियस सी बात है, आप पारा डालोगे पानी में तो उसका लेवल इंक्रीज होगा, उसकी सांद्रता बढ़ेगी। सांद्रता बढ़ने की वजह से जो पानी का यूज करने वाले जो व्यक्ति थे, आसपास में जो लोग रह रहे थे, उनके अंदर एक अलग सी बीमारी देखने को मिली। बीमारी कैसी थी कि लोग जैसे दारू पी करके बावड़े हो जाते हैं ना, वैसा बिहेवियर उनका होने लग गया, उत्तेजित रहने लग गए, ठीक है, और बीमार रहने लगे, ठीक है। दारू पीने के बाद जिस तरीके से सिम्टम्स अपन को दिखते हैं, नर्वस सिस्टम आपका कमजोर पड़ जाता है, ठीक है, आदमी उत्तेजित हो जाता है, अरे ठीक है, वैसा इनका कुछ कुछ थोड़ा सा बिहेवियर होने लग गया। किनका, यहाँ के लोगों का। तो जब बाद में स्टडी की गई तो यहाँ का देखा गया कि ये क्यों हो रहा है, तो इनके शरीर के अंदर पारे की मात्रा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। इसी वजह से ये रोग हुआ और इसका रोग का नाम क्या दे दिया गया, मिनीमाटा। लगभग 1956 के आसपास की बात है, ठीक है। क्लियर है। तो पारे की वजह से जो रोग होता है वो कौन सा है, मिनीमाटा रोग है। सबसे पहले जापान के अंदर देखा गया था, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कैडमियम, ठीक है। कैडमियम की अगर अपन बात करते हैं, कैडमियम की वजह से जो रोग होता है, कैडमियम, कैडमियम की वजह से जो रोग होता है कौन सा होता है, इटाई, इटाई, या इसी को आउच आउच भी कहते हैं, आउच आउच। इसी रोग का दूसरा नाम क्या है, आउच आउच है। ये रोग भी अपन को सबसे पहले जापान के अंदर ही देखा गया था। इटाई, इटाई जो रोग है ये भी अपन को सबसे पहले कहां देखा गया था, जापान के अंदर देखा गया था। कैडमियम जो इटाई इटाई रोग होता है, कैडमियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, हड्डियां वगैरह जो होती है आप लोगों की, उन हड्डियों में
दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है? दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो किडनी होती है आपकी, उस किडनी के अंदर जो आपकी नर्व्स जाती है, वो नर्व्स इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से, किसकी वजह से? कैडमियम की वजह से। इसकी जो लगभग मात्रा लेकर के चलते हैं, लगभग 0.003 होती है mg/लीटर। ठीक है। पारा से कौन सा रोग होगा? मिनीमाटा रोग होगा। कैडमियम से कौन सा रोग है? इटाई इटाई रोग है। ठीक है, या इटाई इटाई का ही दूसरा नाम क्या है? आउच आउच रोग कह सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं, क्या तेरे हो गया? हाँ, इधर सुनो, नेक्स्ट आता है आपके नाइट्रेट, NO3 माइनस। नाइट्रेट यही होता है? नाइट्रेट यही होता है क्या? NO3 माइनस, नाइट्रेट। नाइट्रेट की वजह से कौन सा रोग होता है आपका? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। वैसे ये जो रोग होता है बच्चों के अंदर होता है, बच्चों का रंग नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसमें होता है ये? बच्चों के अंदर होता है। किसकी वजह से होता है ये? नाइट्रेट की वजह से होता है। नाइट्रेट की जो परमिसेबल लिमिट होती है, वो 45 mg/लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 mg/लीटर। ठीक है, यानी कि 45 mg अगर 1 लीटर के अंदर है, तब तक ये टॉलरेबल है। ठीक है, तब तक आप लोग इसका यूज कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा मात्रा में यदि आप लोगों ने यूज किया, तो कौन सा रोग हो सकता है आप लोगों को? ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक बार लिखो तीनों चीजों को, इससे पीछे वाला भी लिख लो। ब्लूइश कलर ऑफ बेबी, बिल्कुल सही विशाल मुदगल। हाँ, वीकनेस ऑफ बोन्स आ जाती है कैडमियम की वजह से, इटाई इटाई आउच में, ऑस्टियोमेलिसिस। अरे विकास, बात मत कर भैया। क्या टाइम हो गया? तू मत गायब हो जाना किसी दिन, फोन ऑन को गायब कर दबा देता है। रखा कर जेब में, टेबल पे रख रखा है। है? फोन आता है तो स्विच ऑफ कर दे, फ्लाइट मोड पे डाल दे। लिख लिया? किनका? बेटा ये तो क्या करेगा इसका याद करके इतना? एग्जैक्ट घनत्व तो मेरे को याद नहीं है, बाकी आप लोग देख सकते हो, केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है वो। भाई ऐसे तो आवर्त सारणी में इतने सारे तत्व है, कहाँ तक याद रखोगे सबका? आवर्त सारणी में कितने सारे तत्व है, सबका कहाँ तक याद रखोगे?
लिख लिया क्या? लिख लिया? हाँ हाँ, लिख लो आराम से। हो गया ना? नेक्स्ट है आपका चौथे नंबर पे आर्सेनिक। इसकी जो मात्रा है 0.01 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आर्सेनिक की वजह से जो रोग होता है कौन सा होता है? ब्लैक फुट डिजीज। ठीक है, ब्लैक फुट रोग। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? आर्सेनिक जब आपके शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में चला जाता है तो आपका जो नीचे वाला सिस्टम होता है, यानी कि पैरों की अपन बात करते हैं, तो पैरों के अंदर खून पहुंचना बंद हो जाता है। पैरों में क्या हो गया? खून की सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है। इसकी वजह से जो आपके पैर होते हैं वो काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब खून नहीं पहुंचेगा तो क्या हो गए? काले पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस रोग को कहा जाता है ब्लैक फुट डिजीज। हाँ, खून के पहुंचेगा नहीं, सप्लाई नहीं होगी किसी जगह पे अपन के, तो वहां पे काला रंग नहीं हो जाएगा? शरीर के अंदर वो कोशिकाएं मरना स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पे काला काला सा हो जाएगा। इसलिए होता है। ठीक है। ठीक है, इधर देखो आगे। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड, फ्लोराइड की जो मात्रा होनी चाहिए वो 1 से लेकर के 1.5 mg पर लीटर होनी चाहिए। 1 से कितनी होनी चाहिए? 1.5 mg पर लीटर। इससे कम भी हानिकारक होती है और इससे ज्यादा भी हानिकारक होती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर फ्लोराइड जो होता है वो आवश्यक तत्व होता है। फ्लोराइड आपके शरीर के अंदर क्या होता है? आवश्यक तत्व होता है। इसकी वजह से जो आपके दांत वगैरह होते हैं ना, उनका निर्माण होता है। ठीक है। हड्डियां और के अंदर और दांतों के अंदर आपके फ्लोराइड पाया जाता है। कैल्शियम तो पाया जाता है, फ्लोराइड भी पाया जाता है। तो इस वजह से फ्लोराइड आपके शरीर के अंदर कुछ मात्रा तक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो होना कितना चाहिए? 1 से लेकर के 1.5 mg पर लीटर तक होना चाहिए, यानी कि 1 से कम भी नहीं होना चाहिए और 1.5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। यदि कम हो गया तो क्या होगा और ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? कमी की अपन बात करते हैं। अगर कम है, 1 mg पर लीटर से कम है, तो इसकी वजह से आपके दंत क्षय हो जाएगा। दंत क्षय या कैविटी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, दांतों में गैप आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके दांत जो है कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक है। दंत क्षय हो जाएगा, दांत टूट सकते हैं आप लोगों के, दांतों के अंदर गैप आ सकता है, मतलब पूर्ण रूप से उन दांतों का विकास नहीं होगा। ठीक है। तो दंत क्षय आपका क्या हो जाएगा? कैविटी जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से होती है? फ्लोराइड की वजह से होती है। अगर आपका मात्रा कम है 1 से भी तो इस वजह से होता है। ठीक है। अगर अपन बात करते हैं अधिक हो जाए, ठीक है, इसकी अधिकता से अधिकता हो जाएगी तो कौन सा होगा? एक फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से दांतों का पीलापन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल भाई साहब, कम होगा तो भी रोग होगा, ज्यादा होगा तो भी रोग होगा, यही तो बताया है। मात्रा इतनी होनी चाहिए आपके शरीर में। सुनो। हाँ, अपन के क्या होता है, अगर ये ज्यादा मात्रा में हो गया तो आपकी हड्डियां फिर से कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में हो गया तो फिर हड्डियां फिर कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ मात्रा इसकी अपन को आवश्यक होती है, लेकिन कम भी नहीं चाहिए और ज्यादा भी नहीं चाहिए। कम हुई तो दंत क्षय हो गया। हाँ, ज्यादा हुई तो फ्लोरोसिस हो जाएगा। हैं? हाँ, हड्डियां भी कमजोर हो जाएगी, दांतों का पीलापन भी होना स्टार्ट हो जाता है। चेक करवाना। मंजन नहीं करता होगा इसलिए भी हो जाता है पीड़े तो। ठीक है।
फ्लोराइड। इधर देखो भैया, ठीक है। इसके बाद आता है अपना छठा नंबर पे पीबी। पीबी मतलब लेड या सीसा। इसकी वजह से जो रोग होता है उसका नाम है प्लम्बिज्म। प्लम्बेजिम। प्लम्बेजिम रोग हो जाता है इसकी वजह से। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हैं ये आपके, है ना, प्लम्बिज्म। नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाला है। तंत्रिका तंत्र आपका शरीर का होता है, उसको इफेक्ट करता है। शरीर में कोई भी चीज आपके इफेक्ट डालेगी, ठीक है, तो वो शरीर को बिगाड़ेगी। अब एक बात बता, तेरे पेट में दर्द हो रहा है, हो रहा है, तूने जल प्रदूषित पी लिया, डायलिसिस हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, तो अब वो शरीर को कमजोर भी करेगी, तेरे को तकलीफ भी देगी, ठीक है। ऐसे अगर मान लो किसी का पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो आपके शरीर को कमजोर भी करेगा और आपको जिंदगी भर तकलीफ भी देगा। तो कोई भी रोग होता है आपके शरीर को कमजोरी करता है, ऑब्वियस सी बात है। कैसा भी रोग लो, मेरा जैसे मान लो मेरे आंखों से कम दिखाई देता है तो मेरे को शरीर को कमजोरी किया, नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट। एक स्वस्थ शरीर होता है, उसके अंदर अगर रोग हुआ तो वो शरीर को कमजोरी करता है, ऑब्वियस सी बात। इसमें पूछने वाली क्या बात है? नहीं समझ में आया? शरीर के अंदर कोई भी तेरे रोग हो गया तो तेरा शरीर कमजोरी तो होगा कि ताकत आएगी? कमजोरी होगा। इफेक्ट डालेगा ना, तेरी जितनी भी कार्यशीलता है वो कमजोर पड़ेगी। बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है आदमी कमजोरी पड़ता है, पड़ता है। दस्त हो गए जब भी कमजोरी पड़ेगा, और कोई बीमारी होगी जब भी कमजोरी पड़ेगा। कमजोर तो पड़ता ही है, कोई सा भी रोग हो जा। तो भाई इसमें क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, ये लिख लिया क्या? अरे ये लिख लिया क्या सब लोगों ने? लिखो तो नहीं लिखा तो। इसके बाद अपन बात करते हैं कॉपर की। कॉपर की वजह से विल्सन रोग होता है। विल्सन रोग, ये भी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड रोग है। क्या होता है ये तो मेरे को भी इतना नहीं पता इसके बारे में। ये तो बीमारियां, बीमारियों को तो डॉक्टर को ज्यादा पता है। डॉक्टर बताया क्या होता है, कैसे होता है, क्या इलाज लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अपन तो ये बताते हैं भाई इसकी वजह से ये रोग हो जाता है, आप बच के रहना, कॉपर ज्यादा मत लेना। आप लोग करते हो ना तांबे का यूज, तो तांबा भी कुछ मात्रा में आवश्यक होता है, ज्यादा मात्रा में हानिकारक होता है, ठीक है ना। यानी कि तांबा जो होता है, अपन कहते हैं ना तांबे का लोटा भर करके रात में रख देना चाहिए फिर पीना चाहिए, है ना। हाँ, तो कुछ मात्रा तक ही अच्छा रहता है, ज्यादा मात्रा में पियोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तांबा ज्यादा चला गया तो विल्सन रोग हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है भाई? पानी के अंदर ही घुलता है, ऑब्वियस सी बात है, ये पानी के अंदर से ही जाएंगे। क्लियर है? लिख लिया। इसके अलावा अपन आयरन की बात करते हैं। आयरन की बात करते हैं, Fe, आयरन। आयरन का भी क्या सीन है, इसकी कमी से भी रोग होता है और इसकी अधिकता से भी रोग होता है। आयरन जो होता है, कमी और अधिकता दोनों ही हानिकारक है। कमी की वजह से तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। हाँ, रक्त अल्पता। हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त अल्पता, खून की कमी जिसको कहते हैं। क्या हो गई? खून की कमी हो गई, एनीमिया, ठीक है। और अगर अधिकता हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? है सीडेरोसिस। सीडेरोसिस या लोहोमयता, इसको क्या कहा जाता है? लोहोमयता, सीडेरोसिस या लोहोमयता। क्लियर है? आयरन की अधिकता और कमी से ये रोग हो जाता है। मैग्नीशियम की अपन बात करते हैं। मैग्नीशियम की ज्यादा की वजह से लकवा हो सकता है। क्या हो सकता है? लकवा हो सकता है। मैग्नीशियम अगर आप लोगों ने ज्यादा यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? लकवा हो सकता है। किडनी वगैरह भी इफेक्ट पड़ सकती है आपका। हाँ, मैग्नीशियम किसकी वजह से ज्यादा होता है? ये तो बेटा अकार्बनिक पदार्थ है। किसी ना किसी जगह पे अगर मान लो औद्योगिक वेस्टेज आ रहा है कहीं पे, किसी आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है, नदियों से पानी लेगा। जैसे कि अपन बात करते हैं, अपन का जो जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर में जो पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा है? बीसलपुर से आ रहा है। बीसलपुर से पानी जब बहता हुआ आ रहा है सब जगह से,
धरती के अंदर भी मैग्नीशियम है, या औद्योगिक फैक्ट्रियां जो होती है उनके अंदर से भी जो कचरा वगैरह निकलता है उनके अंदर भी मैग्नीशियम होता है। पूरा धरती का जितना भी पानी है वो बह करके कहाँ पे पहुंच गया, बीसलपुर के अंदर पहुंच गया, पहुंचा, इकट्ठा हुआ बीसलपुर में, अपन ने क्या कर लिया, उसको इकट्ठा कर लिया। जब बीसलपुर में अपन ने स्टोरेज किया, फिर अपन यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो यूज के लिए अपन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उसके अंदर पैरामीटर्स रहते हैं सारे के सारे, ठीक है, कि भाई ये इतना होना चाहिए, इतने से ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाती है, तो उस पैरामीटर्स के अनुकूल अपन उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। यदि अपन ने उस लेवल पे शुद्ध नहीं किया और मैग्नीशियम ज्यादा निकल करके आ गया अपन के, तो आपके रोग हो सकता है। लेकिन अपना जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहां पे पूरा पैरामीटर पे चेक किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बजाय सीधे ही डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई कुएं का पानी यूज कर रहा है, वहां आसपास में कोई फैक्ट्री है, वहां से कोई मैग्नीशियम टाइप का कोई पदार्थ निकल करके आपके कुएं में पहुंच गया, जमीन में रिश्ता हुआ पहुंच गया, या किसी बरसात के पानी से आकर के कुएं में पहुंच गया, वो पानी आपने पिया तो मैग्नीशियम आपके शरीर में पहुंच गया। या फिर ये जो आपका होता है, किसी आप जो सब्जियां वगैरह खाते हो, ठीक है, सब्जियों के अंदर भी होता है, सब्जियों के अंदर आपने कोई सब्जी ऐसी ज्यादा खा ली जिसके अंदर मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, वही उसी उसी का आप लोगों ने सेवन कर लिया, तो मैग्नीशियम ज्यादा आपके शरीर में पहुंच सकता है, खाने पीने से भी पहुंच सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, हाँ भैया लिख लिया, ठीक है। क्या, मैग्नीशियम ज्यादा की वजह से, ठीक है ना, ज्यादा की मात्रा, हर कहीं ज्यादातर तो मैंने जितने भी जिनमें नहीं लिखवाया उनमें ज्यादा की वजह से है, क्योंकि ये अपन को नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है ना, और चाहिए नहीं चाहिए इस वजह से अपन को ज्यादा अगर मिल रहा है तो गड़बड़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पानी की, अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पानी की अपन बात कर रहे हैं। पानी के अंदर अपन देखते हैं दो तीन टर्म आती है, एक आती है घुलित ऑक्सीजन, क्या आता है, घुलित ऑक्सीजन, यानी कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। आप सब लोग जानते हो कोई भी पानी होता है, पानी का फॉर्मूला ही क्या होता है, H2O होता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हर किसी पानी के अंदर घुलित मात्रा के रूप में क्या मिलता है अपन को, डिजोल्व ऑक्सीजन मिलता है। अपन देखते हैं जो जलीय जानवर होते हैं वो बात, अपन तो कहां से लेते हैं, सांस, वातावरण से लेते हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से लेते हैं, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, उनको भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अपन कहते हैं जलीय जीव पानी से ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन है तभी वो ले पा रहे हैं। तो पानी के अंदर जो घुलित रूप में जो ऑक्सीजन होती है उसे ही क्या कहा जाता है, घुलित ऑक्सीजन कहा जाता है, या डिजोल्व ऑक्सीजन कहा जाता है। क्लियर है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है टेम्परेचर के, क्या होता है, टेम्परेचर के बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। यदि आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो एक साफ पानी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उस साफ पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन होता है वो लगभग 9 mg पर लीटर के आसपास होता है। कितना होता है, 9 ppm होता है, 9 ppm पार्ट पर मिलियन होता है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस की अपन बात कर रहे हैं। अगर इसी में अपन बात करते हैं, ये टेम्परेचर अपन ने 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये जो मात्रा है ये इंक्रीज होकर के 14.6 ppm हो जाती है। क्या हो जाती है, 14.6 ppm हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर पे वेरिएट कर रही है ना। एक ही पानी है, उसी पानी का टेम्परेचर यदि 20 डिग्री है तो कितनी आ रही है, 9 ppm आ रही है डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। और उसी पानी का जब अपन 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो कितनी आ गई, 14.6 ppm आ गई। तो एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर ही रही है ये घुलित ऑक्सीजन, दूसरी किस चीज पर डिपेंड करती है वो चीज अपन को देखना है। अपन देखते हैं कोई भी अशुद्ध पानी है, ठीक है, अशुद्ध पानी यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है, मिलावट यानी कि उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ हो सकता है या अकार्बनिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ। तो यदि उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ हैं तो कार्बनिक पदार्थों को खाने के लिए उसके अंदर सूक्ष्म जीव भी होंगे। जहां भी कार्बनिक पदार्थ मिलेगा तो उसको खाने के लिए कुछ कुछ मात्रा में छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं अपन, छोटे छोटे से जीवाणु वगैरह होते हैं। जहां पे भी अपन को कार्बनिक पदार्थ मिलेगा उसको, अपघटकों की अपन बात करी थी खाद्य श्रृंखला के अंदर, अपघटक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं,
वो पानी के अंदर भी होंगे, बाहर भी होंगे, सब जगह होंगे। अगर पानी के अंदर कोई कार्बनिक पदार्थ है तो उसका अपघटन करने के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अब अपघटन कर रहे हैं किसका? कार्बनिक पदार्थ का। जब कार्बनिक पदार्थ का वो अपघटन कर रहे हैं तो वहां पर रह रहे हैं पानी के अंदर। जब पानी के अंदर रह रहे हैं तो वो पैदा भी होंगे, वो ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे भी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बढ़ेंगे भी। श्वसन क्रिया हर कोई जानवर करता है, तो उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? पानी के अंदर है तो पानी से लेंगे। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होगी, घुलित ऑक्सीजन होगी। वो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मात्रा में उसको ग्रहण करेंगे, तो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी ना। तो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा किसी भी कार्बनिक पदार्थ की वजह से, अशुद्धियों की वजह से, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, क्योंकि वो श्वसन क्रिया के अंदर ग्रहण कर रहे होते हैं, उसके अंदर से, पानी के अंदर से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। पानी क्या करना स्टार्ट कर देता है? स्मेल, बदबू आना स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर। छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया होंगे तो बदबू आएगी। ठीक है ना। तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो उसकी वजह से पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। यदि डिजोल्व ऑक्सीजन एक लिमिटेड है तब तक सही है, शुद्ध है। अगर उससे कम हो रही है तो पानी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो अपन का इसका जो पैमाना लेकर के चलते हैं, शुद्ध पानी की अगर अपन बात करते हैं तो शुद्ध पानी का जो होना चाहिए, जो पैरामीटर है, जो घुलित ऑक्सीजन होनी चाहिए, इसकी मात्रा वो कितनी होनी चाहिए? 9.2 mg पर लीटर या ppm, एक ही बात होती है। ठीक है, 9.2 mg पर लीटर बोल दो या ppm पार्ट पर मिलियन बोल दो, एक ही बात होती है। 9.2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 9.2। यदि ये मात्रा घट करके 8 mg पर लीटर हो जाए या इससे कम हो जाए, 8 mg पर लीटर से यदि क्या हो गई है, ये मात्रा कम हो गई है, तो ये क्या है? जल प्रदूषित है। कैसा जल है ये? प्रदूषित जल है। जल क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। यानी कि 8 mg पर लीटर से अगर कम मात्रा आ रही है तो वो कैसा है? जल प्रदूषित है। और यदि ये मात्रा और कम हो जाए, कितनी हो जाए? 4 ppm या 4 mg पर लीटर हो जाए। ठीक है, दोनों मैंने यूनिट लिख दी है, एक ही यूनिट होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कहीं सोचो सर ने कभी तो हम mg पर लीटर लिख देते हैं, कभी ppm लिख देते हैं। पार्ट पर मिलियन। ठीक है, 10 की घात -6 की अपन बात करते हैं, इसमें भी अपन निकालेंगे 10 की घात -6 ही आएगा। ठीक है ना। तो वही है 8 mg पर लीटर और 4 ppm, दोनों एक ही बात है, चाहे mg पर लीटर लिख दो चाहे ppm लिख दो। ठीक है, तो 4 ppm से यदि कम हो जाता है, ठीक है, क्या? घुलित ऑक्सीजन, तो फिर इस पानी के अंदर जो जलीय जीव होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सरवाइव नहीं कर पाने का मतलब क्या है? मर जाते हैं। यानी कि जो मछली वगैरह जो होती है, जलीय जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडीशन में ये जो घुलित ऑक्सीजन है वो 4 ppm से कम तो जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? मछलियां या जलीय जीव मरने लगते हैं। अब इधर देखो, समझो बात को कि सर अपन कह रहे हैं कि इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए, ये इतनी है, इससे कम है तो प्रदूषित है, और ये 4 ppm, तो ये 4 ppm वगैरह हो कैसे रही है, और इसके जो घुलित ऑक्सीजन होती है वो आती कैसे है? इधर सुनो, अपन के पास दो चीजें हैं कि घुलित ऑक्सीजन पहली बात तो आई कैसे, और दूसरी बात कम कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं आई कैसे घुलित ऑक्सीजन। तो दो तरीके से आ सकती है। पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन होती है वो कितने तरीके से आ सकती है? 2 तरीके से। पहला तरीका है प्रकाश संश्लेषण। जो जलीय जीव जंतु होते हैं सूर्य के किरणों का लेंगे, भोजन बनाएंगे, फिर भोजन बनाएंगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। वो ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर, पानी वाले जीव जंतु पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर है तो वहां पर से ऑक्सीजन निकलेगी तो पानी में घुल जाएगी। तो पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी क्या? दूसरा तरीका क्या है कि अपन देखते हैं समुद्रों के अंदर ज्वार भाटा वगैरह आता रहता है, समुद्र में पानी जो लहरों की तरह उठता रहता है। ठीक है, तो जो नीचे का पानी है वो ऊपर उठता रहता है, ऊपर की तरफ आता रहता है। ऊपर का जो वातावरण की जो ऊपर की लेयर होती है उसके तो वातावरण से संपर्क रहता है, इस वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। लेकिन जो पानी नीचे चला जाता है वो अगर स्थिर रहा तो नीचे घुलित ऑक्सीजन की मात्रा यदि वहां पे बैक्टीरिया वगैरह हुए तो वो कम होती रहेगी। लेकिन अगर वो पानी चलता रहा, इस तरीके से घूमता रहा मार्केट के अंदर, वायुमंडल के अंदर, तो उसके अंदर विसरण की तरीके से जो विसरण होता है पानी का, मतलब वायु का जो विसरण, पानी का संपर्क में आना, एक प्रकार से विसरण का मतलब क्या है? संपर्क में आना। अगर वो वायु के संपर्क में यदि पानी आ रहा है तो उसके अंदर घुलित ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। 2 तरीके हैं,
एक तरीका तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा है, दूसरा तरीका कौन सा है, वातावरण में विसरण के द्वारा, यानी कि वातावरण के संपर्क में आने, यानी कि हवा के संपर्क में आने से पानी क्या हो जाता है, ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाती है। इसलिए अपन देखते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं आपके, उन वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए पानी को ऐसे फव्वारों के रूप में ऐसे निकाला जाता है, पानी को ऐसे फव्वारों के रूप में स्प्रिंकल किया जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा वायु के संपर्क में लाया जाता है ताकि उसके अंदर से क्या हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, अपन स्प्रिंकल करेंगे यानी कि फव्वारे के रूप में उसको छोड़ेंगे तो वो वायु के संपर्क में आएगा कि नहीं है। बेटा सिटी पार्क में जो फव्वारा लग रहा है वो सिर्फ प्रदर्शनी के लिए है। अपन पढ़ रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूनिट जो होती है, बड़े बड़े जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनके अंदर की बातें कर रहे हैं। उनके अंदर घुलित ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए उसको स्प्रिंकल वर्क किया जाता है। ठीक है, उसको एरिएटर कहा जाता है। बड़े बड़े एरिएटर्स आते हैं जिनके अंदर हवा डाली जाती है एक प्रकार से। ठीक है, उसमें डिफ्यूज्ड एरिएटर भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के चलते हैं उसमें, है ना। क्या कमेंट क्या आया भैया, ग्रीन वेजिटेबल्स बिकॉज लीव्स में मैग्नीशियम पर एज ए सेंट्रल एटम। हाँ मैंने बताया था ना, सब्जी वगैरह ज्यादा जिनके अंदर मैग्नीशियम हो वो ज्यादा खा जाते हैं, तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ हाँ पानी के अंदर होती है ना ऑक्सीजन, मैं बोल तो रहा हूँ पानी के अंदर ऑक्सीजन रहता है। सार्क मछली वगैरह कहाँ मिलती है, समुद्रों के अंदर मिलती है अपन को। समुद्रों के अंदर ज्वार भाटा वगैरह आते रहते हैं, ज्वार भाटा जब आते हैं तो पानी लहरों के तरह ऊपर उठता है। जब जब सुनामी आती है तो पानी कैसा आता है, ऐसे उठा, यानी कि यहाँ पे से पानी कम हुआ, ये पानी ऊपर की तरफ गया। जो जहां पे पानी कम हुआ तो वहां पे जो पीछे का जो पानी आ रहा था जो ऊपर का था वो नीचे जाएगा, यानी कि फिर वो पानी ट्रांसफर हो गया क्या, नहीं हो गया। ज्वार भाटे में क्या होता है, पानी इस तरीके से ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ का ये जो पानी था, ये पानी तो गया कहाँ, ऊपर, और यहाँ का जो ऊपर का पानी था वो पानी आया नीचे, तो पानी चेंज हो गया। ज्वार भाटा वगैरह जो आते हैं उनमें यही तो होता है। दूसरा तरीका मैंने एक और बताया, नीचे शैवाल होंगे। ठीक है, जब उनके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, पानी की किरणें जाएगी, पानी की जब सूर्य की जो किरणें जाएंगी उनकी वजह से वो भोजन का निर्माण करेंगे। जब भोजन का निर्माण करेंगे तो वहां से भी ऑक्सीजन निकलती है। दो तरीके हैं, बताया तो था मैंने दोनों। ठीक है, समुद्री वेव्स वगैरह ज्वार भाटा वगैरह की वजह से, विसरण की वजह से उसके अंदर गुलित ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है। आप सुनो, दो बातें होगी। ये तो अपन ने बात कर ली इनकमिंग की कि भैया गुलित ऑक्सीजन बढ़ कैसे रही है, एक होता है घट कैसे रही है। अपन कह रहे हैं कि 4 ppm से कम नहीं होनी चाहिए, घट रही है, तो अपन ने कहा अगर पानी के अंदर कार्बनिक पदार्थ मौजूद रहा, तो पानी के अंदर यदि कार्बनिक पदार्थ रहा तो वो क्या करेंगे, उसका अपघटन करेंगे कार्बनिक पदार्थ का, तो और जब तक वो पानी के अंदर रहेंगे वो क्या करेंगे, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते रहेंगे, इस वजह से ये मांग कम होती रहेगी। तो अपन देखते हैं जो सीवेज वगैरह ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, यानी कि आपका जो गंदगी करते हो आप लोग लेटरिन वगैरह, तो जो आप जाता है मलमूत्र वगैरह आप लोगों का, वो सीवेज लाइन जो होती है आपकी, सीवरेज लाइन, उससे जाता है। और फिर वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, देखो दो चीजें होती है, एक होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक होता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। दो अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं पानी को शुद्ध करने के। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होगा वो तो पानी को कैसा बनाएगा, पीने योग्य बनाएगा। क्या बनाएगा, पानी को पीने योग्य बनाएगा। और जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, ये जो पानी गंदा पानी है आपका, बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर गंदा है, उसको कम गंदा करेगा, यानी कि उसको इतनी मात्रा में छोड़ेगा कि भैया वातावरण, जब ये नदियों वगैरह किसी जलाशय में यदि अपन उस पानी को छोड़ रहे हैं तो वहां के जो जलीय जानवर हैं उनके ऊपर फर्क ना पड़े, ये 4 ppm से कम ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के अंदर जो पानी रहेगा उसके अंदर आप लोगों को पता है गुलित ऑक्सीजन की मात्रा तो बिल्कुल कम होगी, 4 से भी कम होगी उसकी, तो 4 से भी कम होगी ना। जब 4 से कम पानी वाला जो सीवरेज वाला है और उसको अगर अपन 9 वाले के साथ में मिलाएंगे तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, वो मिक्सचर की गुलित ऑक्सीजन कम होगी कि नहीं होगी। भाई एक में गंदगी अपन डाल रहे हैं उसके अंदर तो गुलित ऑक्सीजन है ही नहीं, और एक जिसके अंदर वातावरण के अंदर नदी वगैरह जा रही है उसके अंदर गुलित ऑक्सीजन है, तो जिस जगह पे अपन डालेंगे तो उस जगह की गुलित ऑक्सीजन 9 जो पहले थी साफ पानी के अंदर, उसके अंदर गंदा पानी डाला अपन ने, तो उसकी गुलित ऑक्सीजन कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। तो अपन को यह ध्यान रखना होता है कि उसकी जो गुलित ऑक्सीजन है वो इससे कम ना चली जाए।
4 ppm से कम ना चली जाए। अगर इससे कम चली जाएगी तो जलीय जो जैव विविधता है आपकी, जो जलीय जीव जंतु है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपन को उस लेवल पे पानी को शुद्ध करके डालना होता है। मतलब गंदा तो डालेंगे अपन पानी, ये तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है, लेकिन कम गंदा करके डालना है। एक होता है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा उसके अंदर हो सकता है कोई विषैले आपके रसायन हो उसके अंदर, क्योंकि जो सीवरेज लाइन होती है उसके अंदर आपका सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आपका वेस्ट घरेलू वेस्ट ही जाएगा, उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जाएगा। जब इंडस्ट्रियल वेस्ट जाएगा उसके अंदर, तो उसकी वजह से उसमें रसायन केमिकल वगैरह जाएंगे। वो केमिकल वगैरह अगर नदी नालों में अगर मिल गए तो वो आपका पूरा नदी नाला सिस्टम खराब करेगा कि नहीं करेगा। अब हो सकता है जो नदी, जिस पानी का यूज आप लोग कर रहे हो, आगे जब वो नदी बढ़ेगी तो कोई दूसरी सिटी वाला उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करेगा, उस पानी को करेगा ना। इधर देखो, अगर अपन बात करते हैं, ये नदी जा रही है, नदी जा रही है, आपकी सिटी यहाँ पे है, आपकी सिटी यहाँ पे, एक सिटी यहाँ पे है, दो शहर है, ये नदी क्या है, एक ही है। यहाँ से आप लोगों ने इस सिटी में पानी की सप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, ठीक है। यहाँ से जो पानी आ रहा था नदियों में प्योर रूप से तो आएगा नहीं, इतना कुछ मात्रा में शुद्ध करना पड़ेगा अपन को, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP, ठीक है। ये पानी को यहाँ से शुद्ध किया और इस शहर में सप्लाई कर दिया, ठीक है। इस शहर के बाद में यहाँ पे एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, STP। क्या होगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस शहर के अंदर से जो गंदा पानी निकला वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। इस गंदे पानी को कम गंदा किया जाएगा, मतलब गंदगी में से और ज्यादा कुछ जो भारी, जो बहुत ज्यादा नुकसान वाली चीजें हैं उनको निकाला जाएगा इसके अंदर से, और फिर इसी पानी को कहाँ छोड़ दिया जाएगा, वापस इसी नदी के अंदर छोड़ दिया जाएगा। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी होगा वो कहाँ चला जाएगा, वापस से उसी नदी के अंदर चला गया। अब अगर इस नदी का जो पानी है, अब अगला जो शहर है वो इसके अगली दूरी पर पड़ेगा, बहुत दूर बाद जा करके, तो ये जब पानी बहेगा वातावरण के अंदर, ठीक है, तो ये जो आपने पानी गंदा डाला था कुछ तो ये प्राकृतिक रूप से सही होना स्टार्ट होएगा। जो आपने गंदा पानी डाला वो कुछ तो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होना स्टार्ट होगा। जैसे कि उसके अंदर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वो धीरे धीरे, या तो वो जो आगे नदी बढ़ रही है तो उसके अंदर सूर्य की किरणें वगैरह पड़ रही है, उनसे जो पेड़ पौधे हैं उनकी वजह से भी घुलित ऑक्सीजन बढ़ेगी, वातावरण के संपर्क में आने की वजह से भी घुलित ऑक्सीजन बढ़ेगी। इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह है, हो सकता है वो नीचे दब जाए, नीचे रुक जाए, नीचे की तरफ बैठ जाए, ठीक है। कुछ मात्रा में तो ये अपने आप में शुद्ध करने की कोशिश करती है, कोई भी नदी वगैरह होती है कुछ मात्रा में अपने आप क्या करेगी, शुद्ध करेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो फिर यहाँ पे एक और वापस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा। क्या रहेगा, इसी में से तो पानी लेगा अगला शहर भी, ठीक है, और फिर यहाँ से STP रहेगा, इसके बाद में यहाँ का इस शहर का पानी निकलेगा फिर वापस इसी नदी में जाएगा। तो पर अपन यहाँ पे अगर ज्यादा मात्रा में गंदगी डाल देंगे तो दूसरा शहर प्रभावित होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसी वजह से अपन के इसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइंस रहती है कि आप जो सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसके अंदर से सीवरेज जो आप डालते हो किसी भी नदी या वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, इतनी BOD COD, ये मैग्नीशियम कैल्शियम, ये सारी चीज़ें का पूरा पूरा सिस्टम रहता है कि टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जो एल्कनिटी है, उसका क्या कहते हैं, हार्डनेस जो कितनी है, वो सारी चीज़ों का एक पैमाना रहता है, उसके अनुसार ही उस पानी को वापस नदी नालों में डाला जाता है। क्लियर है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, डिजॉल्व ऑक्सीजन की। अरे समझ में आया क्या, लिखना मैं बता रहा हूं इसलिए तो मिटा दिया। पहली बात तो शुद्ध पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो शुद्ध पानी की तो इतनी होनी चाहिए, यदि 8 mg पर लीटर से कम होगा तो जल प्रदूषित हो जाएगा, और 4 ppm से कम हुआ तो ये मरने लग जाएंगे। पहले तो ये लाइन लिख सकते हो क्या, या इसमें और अच्छे से लिखाऊं, समझ में आ जाएगा क्या ऐसे। हाँ इसको हटा दिया, ये समझ जाओगे इससे, या इसमें और कुछ तरीके से लिखना है। अगर समझ जाओ तो लिखा रहने तो ऐसे ही लिख लो। आपसे देखो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मछलियां कितनी मात्रा में डिजॉल्व ऑक्सीजन के बाद में मरना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो 4 ppm। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों के अंदर जो फैक्ट है ना उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है।
इसमें ये लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, पानी में घुलित अवस्था में, घुलित अवस्था में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली ऑक्सीजन जिसका इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल जलीय जीव जंतु करते हैं, घुलित ऑक्सीजन कहलाती है, घुलित ऑक्सीजन कहलाती है। ठीक है, ये लाइन लिख सकते हो। घुलित ऑक्सीजन क्या है? घुलित ऑक्सीजन की जो मात्रा है शुद्ध पानी कितनी होनी चाहिए? जल प्रदूषित है तो 8 mg/लीटर से कम है। है mg पर लीटर है ना बेटा, लीटर LT पर लीटर। हिंदी में लिख ले, एक बार हिंदी में लिख देता हूं, mg प्रति लीटर। ठीक है, मिलीग्राम प्रति लीटर। ये तो है आपका घुलित ऑक्सीजन। एक आता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BOD। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग बोला जाता है हिंदी के अंदर। ठीक है, लिख लिया क्या ये? नेक्स्ट है आपका, क्या हो गया? बैक करें, लो। यहां पे एक बात ये भी लिख सकते हो, यह है तापमान के प्रति, तापमान के प्रति अति संवेदनशील होती है, संवेदनशील होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 9 mg/लीटर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 14.6 mg/लीटर हो जाती है। ये भी आप लाइन मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ? समझ में तो आया क्या ये? घुलित ऑक्सीजन क्या है, कैसे तो कम होती है और कैसे बढ़ती है। ठीक है, इसी के अंदर लिख सकते हो, घुलित ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन को बढ़ाने के तरीके। ठीक है, पहला तो क्या है, एक सेकंड रुको। घुलित ऑक्सीजन को पहला तो क्या है, जलीय पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया
द्वारा घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा क्या है? पानी में पानी का वायु के संपर्क में आने के कारण घुलित ऑक्सीजन कहाँ पे? ऊपर। घुलित कहाँ है? ऊपर। ये घुलित O2 है ना बेटा, ऑक्सीजन। यार ये पेन ही ऐसे चल जाता है कभी कभी, ठीक है ना। पानी का वायु के संपर्क में आने का कारण घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। पानी वायु के संपर्क में ज्वार, समुद्री तरंगों, लहरों, ज्वार भाटा के कारण आता है, ठीक है ना। क्लास है क्या इसके बाद? करेंगे, तसल्ली से करो। अंतिम चरण में ही चल रहे हैं, अभी तो लगेगा। खैर टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से बच रहे हैं। इसके बाद में ये तो देखो, एक तो प्रदूषण बच ही रहा है, ध्वनि प्रदूषण वगैरह, ठीक है। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन होते हैं, जैसे कि ओजोन डिप्लेशन वगैरह है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसके अरे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, अम्ल वर्षा है, ये वाले कुछ टॉपिक हैं। इसके अलावा अपन पर्यावरणीय जो जितने भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, ठीक। बस इतना सा है, आराम से।